नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज मैं कुंडली में इस प्रकार के राजयोग का वर्णन करूंगा जो हमारे लगभग सभी की कुंडली में योग निर्मित होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में लगभग 80% जो प्रतिनिधित्व करता है जीवन में, वो चंद्रमा करता है। केवल चंद्रमा की स्थिति को देख करके हम जातक के बारे में यह बता सकते हैं कि इस जातक का भविष्य कैसा होगा। और ऋषि मुनियों ने इस चंद्रमा की स्थितियों को देख करके ही सुनफा आदि नाम के राजयोगों का निर्माण किया है। मेरे प्रिय दर्शकों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह होता है जिसको किसी न किसी ग्रह का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि चंद्रमा अपने बहुत ज्यादा उच्च का हो या मूल त्रिकोण का हो या अपने मित्र ग्रह का हो, कितनी भी अच्छी स्थिति का हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, लेकिन यदि उसके द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वह तेजहीन है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसी प्रकार चंद्रमा के और पास या उसके आभामंडल में किसी ग्रह का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, केवल सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके। क्योंकि सूर्य अपने आप में ऐसा दीप्तिमान ग्रह है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी बहुत बड़े प्रकाश के आगे यदि किसी दिए को जला दिया जाए तो वह जो दिया होता है वो तेज विहीन होता है। इसलिए सूर्य को छोड़ करके ग्रह के जो चंद्रमा है उसके द्वितीय और द्वादश स्थान में ग्रहों के होने या ना होने को ऋषियों ने इस प्रकार से विस्तारित किया है सुनफा आदि राजयोगों के में, जिसे मैं आज आपको समझाता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा, जैसे यह मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली, इसमें मैंने चंद्रमा को प्रथम भाव में रखा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा भिन्न भिन्न जगहों पर होगा, विभिन्न भिन्न भावों में हो सकता है, उसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग राशियां हो सकती हैं। तो आप अपनी कुंडलियों में केवल चंद्रमा को देखें और चंद्रमा से अगला भाव यानी कि द्वितीय भाव को देखेंगे और चंद्रमा से पिछला भाव यानी उससे द्वादश भाव को देखेंगे। तो यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह है और द्वादश स्थान ग्रह विहीन है तो सुनफा नाम का राजयोग का निर्माण होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, ध्यान देने वाली बात है कि यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह है और द्वादश स्थान यानी उससे पिछला वाला जो भाव होता है वो द्वादश स्थान होता है, यदि इसमें कोई ग्रह नहीं है तो सुनफा नाम के राजयोग का निर्माण होता है। इस योग वाला जातक धन से संपन्न, मान से संपन्न, प्रतिष्ठा से संपन्न होता है। उसका चारों ओर यश और गुणगान होता है। उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि वो किसी को भी मन से मोह लेता है। और यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान ग्रहविहीन है और चंद्रमा से द्वादश स्थान में यानी उसके पिछले वाले भाव में कोई ग्रह है, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सूर्य और राहु केतु नहीं गिने जाएंगे, इनको छोड़ करके कोई ग्रह है, जैसे बुध है, मंगल है, शुक्र है, इस प्रकार से यदि बृहस्पति है, इस प्रकार के यदि ग्रह हैं तभी इन राज्यों का निर्माण होगा। तो यदि चंद्रमा से द्वादश स्थान में इन चारों में से कोई ग्रह है, सूर्य को और राहु और केतु को छोड़ करके, और द्वितीय स्थान ग्रह विहीन है, तो अनफा नाम का राजयोग का निर्माण होता है। इस प्रकार का जातक भी धन से, सम्मान से प्रतिष्ठित होता है। उसका चारों ओर हमेशा सम्मान होता है, वह दीर्घायु जीता है और अपनी पूरी आयु को जी करके परम लोक को प्राप्त होता है।
उसकी मन स्थिति हमेशा बहुत ही सुकून वाली होती है, खुशनुमा, एकदम उसका जीवन इस प्रकार से चलता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। तो यदि हमारा मन अच्छी स्थिति में होगा तो हमारा जीवन हमेशा अच्छी स्थिति में होगा। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में 80% प्रतिनिधित्व करता है। अब तृतीय प्रकार से, यदि चंद्रमा के द्वितीय स्थान में भी कोई ग्रह है और चंद्रमा के द्वादश स्थान में भी कोई ग्रह है तो दुर्धरा नाम के राजयोग का निर्माण होता है, जो अभी मैंने पिछले जो राजयोग बताए उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें कंडीशन वही है कि इन दोनों स्थानों में सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों में कोई जगह नहीं है। इन तीनों का ग्रह होना या ना होना बराबर है। यदि इन तीनों को छोड़ करके द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान में कोई ग्रह है तो दुर्धरा नाम के राज्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जातक मनमौजी होता है, खुशनुमा होता है, हर किसी का मन मोह लेता है। उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती, उसका जीवन ऐश्वर्यशाली होता है और वह अपना जीवन में सुख भोग करके परमलोक ईश्वर को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश स्थान में सूर्य, राहु, केतु, इन तीनों ग्रहों को छोड़ करके यदि शेष ग्रहों के होने पर जो योग बताए अभी आपने वो समझ लिए होंगे। लेकिन इसमें एक बात और समझने की है कि यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान में भी ग्रह ना हो तो क्या होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह बहुत बड़ा दुर्योग है। यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान दोनों में भी कोई ग्रह नहीं है तो यह केमद्रुम नाम का दुर्योग बनता है, जो बहुत ही भयावह, बहुत ही बुरा होता है। जातक की जो जिंदगी है इस प्रकार के दुर्योग में इस प्रकार से कटती है कि मानो एक एक पैसे के लिए मोहताज, जीवन एकदम मलिन, सुदामा की तरह। ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, मान प्रतिष्ठा भी पाले लेकिन फिर भी उसके पास धन दौलत नहीं। मन में हमेशा अशांति, मन में हमेशा एक डर का माहौल। यह इस प्रकार का केमद्रुम नाम का दुर्योग निर्माण करता है। मेरे प्रिय दर्शकों, जितने भी मैंने राजयोग बताए वे सारे ही क्यों ना पंच महापुरुष योग भी यदि कुंडली में घटित हो जाए, यदि जातक की कुंडली में केमद्रुम नाम का दुर्योग है, तब भी उसकी जिंदगी मलिन अवस्था में गुजरेगी। इतना बुरा यह दुर्योग है। लेकिन इसको परखने में अभी सटीकता में जाना पड़ेगा। महर्षि गर्ग के अनुसार यदि चंद्रमा से और लग्न से केंद्र में यदि कोई ग्रह हो तो केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है वह फलित नहीं होता, इसका दोष नहीं लगता। ध्यान देने वाली बात है कि यदि चंद्रमा, लग्न भी यही होती है, और यहां पर मैंने चंद्रमा लिख दिया, तो यहां से चंद्रमा से भी यदि केंद्र में चतुर्थ, सप्तम और दसम इनमें कोई ग्रह है सूर्य और राहु केतु को छोड़ करके, तो हमारा केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है वह फलित नहीं होता। और महर्षि यवन के अनुसार यदि चंद्रमा की नवमांश राशि से द्वितीय और द्वादश स्थान में सूर्य, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों को छोड़ करके यदि कोई ग्रह है, तब भी केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है वह फलित नहीं होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, केमद्रुम नाम का जो दुर्योग है इसको बहुत ही सटीकता से मापा जाता है कि चंद्रमा पर किसी ग्रह की यदि दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, यदि बृहस्पति चंद्रमा पर दृष्टि डाल देता है तब भी हमारा जो केमद्रुम नाम का दुर्योग है फलित नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा को कहीं ना कहीं से बल मिलना ही चाहिए, क्योंकि अकेला जो चंद्रमा होता है वह एकदम बेकार है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कुछ अन्य प्रकार से भी सुल्फा आदि राजयोगों का निर्माण होता है, उनके बारे में भी थोड़ी सी मैं चर्चा किए देता हूं कि यदि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह हो और दसम भाव में भी कोई ग्रह हो, सूर्य और राहु केतु को छोड़ करके, तो यदि
चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह है तो सुल्फा नाम का राजयोग बनता है, और यदि चंद्रमा से दसम भाव में कोई ग्रह है तो अनफा नाम के राजयोग का निर्माण होता है। और यदि चंद्रमा से चतुर्थ और दसम दोनों भावों में कोई ग्रह है तो दुर्धरा नाम के राजयोग का निर्माण होता है। हालांकि इस प्रकार के राजयोगों का जो वर्णन है बहुत कम मात्रा में मिलता है और बहुत से विद्वानों ने इसको नकार दिया है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि यदि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान में कोई ग्रह है तो दुर्धरा नाम का राजयोग का निर्माण होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपने सुल्फा आदि राजयोगों को भली भांति समझ लिया होगा। अगली वीडियो में मैं सूर्य से बनने वाले राजयोग और द्वियोग के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को बहुत मात्रा में सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।